जिससे कि आप मेजर करेंगे। ट्रैवल हिस्ट्री का आप लेंगे, एक्सपोजर देखेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे कि उसको फीवर है कि नहीं है, बुखार है कि नहीं है, सॉरी खांसी है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करके फिल्टर करके आपको केसेस को वन स्टेशन टू अनदर करके आप फिल्टर करके आप सीधे ट्रीटमेंट एरिया में भेजेंगे। ठीक है, या तो क्वारंटीन फैसिलिटी होगी एसिम्प्टोमेटिक केसेस, बट जिनका कि पॉजिटिव है क्वारंटीन में रखेंगे जब तक कि इनको सिम्टम्स ना डेवलप हो। दूसरा कि जिनको सिम्टम्स है माइल्ड सिम्टम्स है उनका ट्रीटमेंट होगा आइसोलेशन एरिया में, और फिर आईसीयू जो कि सीवियर निमोनिया के साथ या रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ आएंगे। ठीक है, तो ये काम आपका सारी चीजें आपको ट्रायल स्टेशन पे तय करनी है। जो सीरियस पेशेंट है वो सीधे ट्रायल एरिया क्रॉस करके ट्रीटमेंट एरिया की तरफ जाएगा डेजिग्नेटेड। तो पहला है ट्रायल एरिया सेट करना, क्योंकि ट्रायल एरिया सेट करके आप क्या कर रहे हो, अपने रिसोर्सेज को बचा रहे हो और हेल्थ केयर वर्कर्स को अननेसेसरी एक्सपोजर से बचा रहे हो। ठीक है, जो ट्रायल एरिया में वर्कर्स हैं उनका पीपीई का लेवल अलग है और जो ट्रीटमेंट एरियाज के अंदर उनका पीपी का लेवल उनके लिए अलग होगा। ओके, अगला है हमारा कि हाइजीन का प्रिकॉशन कैसे लें, हाइजीन के प्रैक्टिसेस को कैसे इन्फोर्स करें। तो उसके लिए है हैंड हाइजीन। ठीक है, हैंड हाइजीन के लिए दो तरीके हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूजुअली। अगर हैंड विजिबली आपके डर्टी नहीं है तो अल्कोहल बेस्ड हैंड रब जो कि 20 सेकेंड्स तक करेंगे। अभी दिखिल ब्रदर है हमारे, जब हम डॉनिंग डॉफिंग की बात करेंगे तो दिखिल आपको प्रैक्टिस कराएगा इन सब एस्पेक्ट्स पे कि कितने स्टेप्स करने हैं, क्या मूवमेंट्स हैं। 5 मूवमेंट्स होते हैं हैंड हाइजीन के, 7 स्टेप्स होते हैं हैंड हाइजीन के। ठीक है, तो ये सारा कुछ दिखिल अभी प्रैक्टिस कराएगा आप लोगों को। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी प्रैक्टिस कीजिएगा, इवन तो आपको आता भी हो तो भी प्रैक्टिस कीजिएगा, सो दैट इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस। ठीक है, ओके। उसके बाद है हैंड हाइजीन और पीपीई। तो ये देखा गया था, देयर आर वेरियस स्टडीज जो हम लोगों ने रीड करी, आप उसमें पाएंगे कि अगर या एक सिस्टमैटिक रिव्यू हुआ था, सिस्टमैटिक रिव्यू आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें ये लिखा गया है कि अगर आप सिर्फ हैंड हाइजीन कर रहे हैं, ये सार्स के समय हुआ था, सार्स 2003 में, उसमें ये कहा गया था कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ हैंड हाइजीन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वायरस का ट्रांसमिशन में 55% तक कमी आएगी, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा हैंड हाइजीन से। सिर्फ अगर आप सिर्फ मास्क पहन रहे हैं तो आपको 68% तक, बट अगर आप पूरा पीपीई गियर में पहन रहे हैं तो भी उन्होंने नहीं कहा कि 100% होगा, they still said it is 90 to 95%। मतलब there is still chance, 5 से 10% चांस है कि आपको हो सकता है, बट इट इज बेटर कि आप प्रॉपर पीपीई पहने। पीपीई पहनने में पहनना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसको डॉफ करना, मतलब पीपीई को उतारना। पीपीई जब आप झटके से उतारेंगे तो क्या होगा, एरोसोलाइज्ड पार्टिकल्स जनरेट होंगे जो कि आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद है, जैसे कि अभी हम पता है कि अगर मान लीजिए ओपीडी चल रही होती, अभी ओपीडी सस्पेंडेड है हमारी, ठीक है, अगर मान लीजिए ओपीडी चल रही है या आपको वार्ड में भी पेशेंट देखना है, एक्सेप्ट फॉर एग्जामिनेशन प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग अपार्ट, एक्सेप्ट जबकि आप पेशेंट के पास जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप पेशेंट के पास जा रहे हैं तो एटलीस्ट हैंड हाइजीन कीजिए, मास्क पहनिए। ठीक है, तो आप पेशेंट के पास जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है। वी एज ऑफ नाउ वी डोंट नो, और अभी नंबर ऑफ केसेस डेली रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, और ओके,
पास कोई पेशेंट भर्ती है कोविड-19 का, ठीक है, तो उसके केयर में आप लोगों को बहुत सारी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा कि किस समय क्या पीपीई पहने, किस समय किस टाइप की पीपीई पहने, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि आपको कुछ चीजें ध्यान में देनी है। ये बताइए कोरोना वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है कोरोना वायरस का? एरोसोल, फोमाइट्स, ड्रॉपलेट्स और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड सरफेस। ओके ओके, तीन तरीके हैं, ठीक है। पहला है ड्रॉपलेट, ठीक है। दूसरा है इसमें एयरबॉर्न भी है। एयरबॉर्न का रिपोर्ट किसमें किया जाता है, जो कि रिस्की प्रोसीजर से, जैसे आप इंक्यूबेट कर रहे हो, ठीक है, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन दे रहे हो, हाई फ्लो ऑक्सीजन दे रहे हो, नेबुलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन, सीपीआर दे रहे हो, उस समय चांसेस, सैंपल ले रहे हो, स्वैब लेते हैं ना, नेसोफेरिंजियल स्वैब, उस समय ज्यादा जनरेट होने का चांसेस है एरोसोल, और क्या कहते हैं एयरबॉर्न। तीसरा रिपोर्ट किया गया फीको-ओरल। यस, कोविड नेगेटिव होने के बावजूद भी फीकल सैंपल्स में पॉजिटिव आ रहा है, देयर हुआ हैंड हाइजीन, ठीक है। तो हैंड हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब देखना है, कोशिश करनी है, जो भी काम करेगा स्पेशली डॉक्टर्स के लिए है, जिनकी भी ड्यूटी अगर क्लिनिकल एरियाज में लग रही है, आईसीयू में या कि आइसोलेशन वार्ड्स में, अगर सिम्टम्स खराब हो रहे हैं और उसको अगर आपने बोले नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पे रखा है, तो ट्राई टू शिफ्ट देम टू वेंटिलेशन, बट दिस इज क्लिनिकल कोर्स दैट यू विल नो बेटर देन मी, क्योंकि देयर इज एविडेंस कि क्लोज सर्किट वेंटिलेशन में देयर आर चांसेस मतलब चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन हो वायरस का, ठीक है। बाकी सभी में अगर आप नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन कर रहे हो, ठीक है, इंक्यूबेशन कर रहे हो, उन सब में एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होगा ही होगा। ओके, अगला स्टेप होता है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को बचाने का, क्वारंटाइन करना उनको, जो कि हम प्रैक्टिस कर भी रहे हैं। यहाँ पे जब कोविड हॉस्पिटल स्टार्ट होगा तो ये भी होगा, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जितने दिनों के लिए उनकी ड्यूटी लगेगी, उसके बाद उनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है कि हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को बचाएं। किस तरीके से? क्यों? क्योंकि वो एक्सपोज्ड है। एक्सपोज को अगर हम 14 दिन का, इंक्यूबेशन पीरियड इज 14 डेज इसका, कोरोना वायरस का, ठीक है। तो 14 डेज के लिए अगर हम कर देंगे तो हो सकता है सिम्टम्स अगर आना होगा, ठीक है, तो आ जाएगा उस 14 डेज में, और अब फिर हम उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। So they will not be transmitting to others. कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन कैसे, मतलब कितना इन्फेक्शियस है, कौन बता सकता है कितना इन्फेक्शियस है कोरोना वायरस? कितना इन्फेक्शियस होता है? इसका ट्रांसमिशन जब भी कहते हैं, इन्फेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन नंबर, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें दो चीजों को, जैसे कॉमन फ्लू होता है ना हमारा, कॉमन फ्लू और कोरोना वायरस को लेते हैं, तो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्टिव या ट्रांसमिशन जो होता है वो 2.2, मतलब एक इंसान, अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता हूँ अगर मेरे को कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, और जिसको फ्लू है वो एक को ही कर पाएगा, ठीक है। तो ये, और आप सोचिए एक ने 3 को किया, या 2 या 3 को किया, फिर वो 2 या 3 को करेंगे, अकॉर्डिंगली बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि अगर हम इसके स्प्रेड को रोकें और रिप्रोडक्टिव नंबर या रिप्रोडक्शन नंबर जो होता है उसको 1 से नीचे लाएं, thereby quarantine and social distancing plays a very important role इसके लिए। ओके,
पास की जो भी बात हुई थी डायरेक्टर सर के साथ ऑन जूम, है ना, काफ़ी लोगों ने उसको अटेंड किया था, आप लोगों ने किया होगा शायद। उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इन सब की बात हुई थी। एविडेंसेस आर मतलब इतना कंफर्मेटरी एविडेंस नहीं है, बट स्टिल समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है। सो प्रोफाइलैक्सिस अभी चल रहा है, उस पर ट्रायल तो चल ही रहा है उस पर। सो प्रोफाइलैक्सिस इज वन थिंग। Another thing is availability of PPE. That we are trying, that administration is trying कि आपको सभी को adequate PPE available हो, जो भी हेल्थ केयर वर्कर यहाँ पे काम करे। And the next thing is most important, जिसके बारे में कोई कभी नहीं बात करता, that is psychological issues. Psychological issues. चाइना में जितने हुए थे केसेस, उसमें अराउंड 50 to 60% हेल्थकेयर वर्कर्स को दे फेस दिस साइकोलॉजिकल इश्यूज। इसमें मेजॉरिटी को एंजाइटी फिर डिप्रेसिव सिम्टम्स भी थे, बिकॉज आप इतने हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, सबके लिए स्ट्रेसफुल है ये एनवायरनमेंट। तो देयर आर नंबर्स व्हिच आर बीइंग डिस्प्लेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, है ना, वेबसाइट पे। इफ एनीवन फील्स स्ट्रेस एंजाइटी, वो आके खुद बता सकता है। जो भी सुपरवाइजर हैं या डॉक्टर्स के लिए जो अपने आपके कंसल्टेंट्स हैं, यू कैन फ्रीली टॉक, देयर इज नो नीड टू हाइड। आप बात कीजिए, इट विल बी टेकन केयर ऑफ, बिकॉज इट शुड नॉट हैपन कि आप खुद ही बीमार हैं, है ना, आप खुद ही परेशान हैं, यू नॉट बी एबल टू टेक रैशनल डिसीजन। ठीक है, ओके। दूसरा जो आता है एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में देना है, टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन अमंग द हेल्थकेयर वर्कर्स इज एंड फ्रॉम हेल्थकेयर वर्कर्स टू पेशेंट्स सब्सिक्वेंटली इज कफ एटिकेट्स एंड कफ हाइजीन। ठीक है, रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ एटिकेट्स। रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ एटिकेट्स क्या होता है? एनीवन, एनी आइडिया? किसी को कोई आइडिया? क्या करना चाहिए हमें? क्या सिखाते हैं स्कूल में? ये करना चाहिए आपसे? कजन ने चेंज कर दिया है। पहले तो ये सिखाया, स्कूल में ये सिखाया था, स्कूल में ये सिखाया था। सीडीसी की गाइडलाइन में जो कहता है वो यही कहता है कि अगर आपके पास नैपकिन है या टिश्यू है तो आप ऐसे कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको डस्टबिन में डालिए और पर्टिकुलर इसके पास रहता है। हर कोई अपने जिम में टिश्यू तो लेके नहीं चल रहा है डिस्पोजेबल की आप, सो इट्स बेटर कि आप एल्बो वाला ये हिस्सा लीजिए और यहाँ पे आप छींक सकते हैं या खा सकते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। और अभी क्या है कि पीपीई कैसे किस तरीके से सही तरीके से पहनना है, सही तरीके से उतारना, अभी हम लोग आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे इस चीज़ को। तो इसके लिए हम अभी देंगे निखिल ब्रदर को, उनकी टीम अहमद, है ना, हेमंत। तो ये दोनों अभी आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे किस तरीके से आपको डॉन करना है पीपी, किस तरीके से आप लोगों को डॉफ करना है पीपी। ठीक है, तो आप लोग ये आप लोगों को थोड़ा अजीब सा लग सकता है, बिकॉज अगर जो सर्जिकल ब्रांचेस में है उनके लिए पीपी डॉन करना थोड़ा डिफरेंट टाइप का है इन्वायरमेंट। ओटी में आप कैसे डॉन करते हैं, बट यहाँ मेन एम इज कि आप बचे। ठीक है, वहाँ आप काम करते हैं किसी अलग इंटेंशन से, वहाँ का पीपी लेवल अलग है, बट इन सच केसेस जो जिसकी की ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ डॉनिंग का और डॉफिंग का तरीका बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। और तो दिखे। थैंक यू सर। अभी जैसे आप लोगों को मालूम है, सामने पूरा एक कंप्लीट पिक्चर दे दिया है ना। अभी मुझे मालूम है कितनी सफाई के लोग हैं, क्लीनिंग स्टाफ कितने हैं, आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया या कोई दिक्कत है? कोई बात नहीं। इनका काम डॉक्टर आयुष सर आप आगे आ जाइए। इनको आफ्टर डॉनिंग डॉफिंग दे विल स्टे हियर। इनको कैसे साफ सफाई करनी है दैट विल बी डिटेल्ड। एक्चुअली हमारा कोशिश ये रहेगा कि आप लोगों को भी समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि आप
आपका समझ में आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी लोगों से, बाकी लोग तो पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे सेशन अभी जो हम प्लान किया है, जैसे हम चल रहा है अभी नियरली 36 to 37 सेक्शन हमने कर दिया है, वो इस ऑर्डर में होगा। पहले हम आपको बता देंगे कि कोविड-19 जो साल ने ऑलमोस्ट इलाबरेट कर दिया है, उसमें 1-2 पॉइंट हम ऐड करेंगे और कुछ चीज़ हम ऐसे बताएंगे कि आपको घर से क्या क्या करके आना चाहिए, पर्सनल केयर आपको क्या करके आना चाहिए। फिर हम आपको ये बता देंगे कि आपको यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, वार्ड में एंट्री करने से पहले या आपके पेशेंट केयर एरिया में एंट्री करने से पहले। फिर हम आपको दिखा देंगे कि ड्रॉइंग कैसे करना है, ब्रदर हेमंत है हमारे साथ। फिर हम आपको बता देंगे कि आपका प्रोफेशनल काम, डिफरेंट कैडर के लोग हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल काम है, उसमें जो जनरल पॉइंट हमें क्या याद रखना है वो हम बता देंगे। फिर लास्ट में हम बता देंगे कैसे डॉफ करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एकदम लास्ट में हम बता देंगे कि आपको घर में जाने के बाद क्या प्रिकॉशन लेना है ताकि आपको ये मिलेंगे, ये इन्फेक्शन जो है वो मिलेंगे। जैसे सर ने बताया, कोविड-19 एक वायरल इन्फेक्शन जो हम सब जानते हैं, ये कोरोना विरिडे फैमिली का एक वायरस कोज करता है। ये आरएनए वायरस है विद एन एनवेलप, ठीक है। और ये एनवेलप जो है, एनवेलप का मतलब है जिससे कवर किया है, ये लिपिड है, फैट है। तो आपको जैसे मालूम है, अगर ऑयल जो है फैट है आपके हाथ में आ गया, आप पानी से धो लिया तो फिर क्या होगा, जाता है क्या? नहीं जाता है ना। सिमिलरली ये वायरस अगर आपके हाथ में चिपक जाता है और आप सिर्फ पानी से धो लेंगे तो जाएगा नहीं, इसलिए फिर क्या करना होगा, आपको साबुन लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हम मिस करते हैं। और जैसे साहब ने बताया 55% का डेल्टा सांस है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि ये उससे भी ज्यादा होगा। हम ये मान रहे हैं कि अगर हैंड वॉश में आप सही से करें तो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे सर ने बताया, मेनली 2 मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें एक है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कोई खांसता है, छींकता है, जो छोटे पार्टिकल आएंगे, अगर वो आपकी नाक, नोज, आईज एंड माउथ म्यूकोसल एरिया में चले जाते हैं तो उनको पॉइंट ऑफ एंट्री मिल जाएगा, और वो अगर अंदर चले जाते हैं फिर वो फास्ट डिवाइड करते हैं। दिस इज द मोड ऑफ इन्फेक्शन, सब में चले जाते हैं। एक ये हो गया। दूसरा है जो ड्रॉपलेट जो पेशेंट खांसने के बाद जो निकलता है, वो कोई भी सरफेस में, फॉर्माइट्स में कोई भी जाके सेटल हो जाता है, और हमारी आदत है हम पकड़ के फिर नेक्स्ट वही आंख, नोज, माउथ अंदर चले जाते हैं, हम इन्फेक्ट हो जाते हैं। बाकी फीको ओरल रूट उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते। अगर इस दोनों से आपने बचा लिया तो आपको इन्फेक्शन होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप क्या क्या करेंगे, पहले है जो खांसते हैं उससे मतलब जो ड्रॉपलेट हमको इन्फेक्ट नहीं करना है, इसको हम 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। स्पेशली जो रेसिडेंट साहब है जो T2 में काम करेंगे, उनसे हमारा ये रिक्वेस्ट है, आप मेंटेन कर दीजिएगा, 2 मीटर डिफरेंस मेंटेन करिए ताकि आपको ये ड्रॉपलेट नहीं आएंगे और आप बिल्कुल इन्फेक्ट नहीं होंगे। WHO ये कहता है, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहता है कि एयरबोर्न होता है, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस अभी तक आया नहीं, एक्सेप्ट एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स, जैसे सर ने बताया। तो ऐसे मतलब एयरबोर्न जो ट्रांसमिशन होता है वो बहुत दूरी का होता है। ड्रॉपलेट लेकिन सिर्फ 6 फीट में रह जाता है, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर 6 फीट है, अभी हमने इतनी डिस्टेंस क्यों करवाया है, अगर आप में किसी को इन्फेक्शन है तो वो दूसरे को मिलने का चांस कम करेगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपने कांटेक्ट में कहीं पे भी फॉर्मेट्स में जो वायरस आके सेटल हो गया, जो पार्टिकल सेटल हो गया, अगर गलती से छू लिया, तो अगर आप हैंड वॉश या हैंड हाइजीन आप सही से करेंगे तो आपको ये ट्रांसमिशन नहीं होगा, ना आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी कुछ स्टैटिस्टिक्स एक्स्ट्रा जो हम आपसे कहना ये चाहना। पॉइंट नंबर 1 ये है कि इसमें जो मोर्टालिटी है ये बूढ़ों में ज्यादा होता है, ओल्ड एज में ज्यादा होता है, ये तो आपको मालूम ही हो गया होगा। साथ साथ में इसमें 50% ऑफ द लोगों में, नियरली 47 to 50% में कोई सिम्टम नहीं आता है, ये मोर डेंजरस है।
क्योंकि वो पेशेंट आपके सामने आएगा, आपको मालूम भी नहीं होगा ये इन्फेक्टिव है, मतलब इनको इन्फेक्शन है ये कि नहीं, साथ साथ ये दूसरे को इन्फेक्शन दे भी सकता है, ये और रिस्की, ठीक है। और एक पॉजिटिव बात ये है कि 18 ईयर्स से जो नीचे का जो बच्चे हैं उसमें किसी में भी ये मोर्टालिटी नहीं है, मतलब किसी जो बच्चे जिनको इन्फेक्शन हुआ है वो मरा नहीं है, ये एक पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है सबको? और साथ साथ में एक और चीज हम ज्यादा ये बताना चाहेंगे, जो चाइना का रिपोर्ट आया है उसमें जो मोर्टालिटी है 3 to 4%, लेकिन जो स्पेन का है, इटली का है, इस सब का जो रिपोर्ट आया है इसमें जो मोर्टालिटी है 10 to 12%। अभी हमें ये मालूम नहीं चाइना ने डाटा छुपा लिया है या उनका हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा है कि इतना मोर्टालिटी नहीं आया, लेकिन अगर ये इंडिया में कम्युनिटी स्प्रेड वाइडली हो रहा है तो हमें ये एक्सपेक्ट करना होगा कि हमें यहाँ पे 12 to 15 आएगा। हमारा सारी हेल्थ सिस्टम एक्सॉस्ट होने जा रहा है। जैसे सर ने बताया था, आरके सर ने बताया था, अमेरिका में ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, तो हमारे फिर क्या होगा? ऑलरेडी हम इतना गरीब है और हमारे पास रिसोर्स भी कम, ठीक है, वो छोड़ दो बात है। तो दो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट है, एक है ड्रॉपलेट और दूसरा है, बता दीजिए, कॉन्टैक्ट, टच करने से आ रहा है। तो पहले वाला हम क्या करेंगे, मरीज से दूर रखेंगे और दूसरे वाले को हम हैंड वॉश करेंगे। अभी हमारे पास डॉक्टर आयुष है, आपको सिखा देंगे हैंड हाइजीन के बारे में। मुझे उम्मीद होगी सबको पता होगा हैंड हाइजीन से हम समझते क्या है, क्या समझते हैं? हाँ, तो हैंड हाइजीन की अगर बात करते हैं, हैंड हाइजीन के दो तरीके से मेनली अगर इंटरनेशनल या WHO की बात करते हैं तो दो तरीके के उन्होंने प्रोसेस बताए हैं। एक हैंड वॉश बताया, एक हैंड रब बताया। ठीक है, हैंड वॉशिंग किससे करते हैं? सोप एंड वाटर से करते हैं। और दूसरा होता है हैंड रब। हैंड रब जनरली करा जाता है एक अल्कोहल बेस्ड फॉर्मुलेशन से, जो कि नॉर्मली प्रिस्क्राइब करा जाता है मिनिमम 70% होना चाहिए, जो कि एक ये बॉटल रखी हुई है आपके वॉश में। तो हैंड हाइजीन के लिए या हैंड वॉशिंग के लिए WHO ने 5 मूवमेंट्स बताए। 5 मूवमेंट्स का मतलब होता है कि कहाँ पे आपको हैंड हाइजीन करनी चाहिए। तो अगर 5 मूवमेंट्स की बात करते हैं तो एक सपोज कर लेते हैं कि एक पेशेंट की सराउंडिंग, एक पेशेंट का बेड ऐसे है, उसके अराउंड आप जाते हैं तो वो 5 एरियाज कहाँ पे हैं जहाँ पे आपको हैंड हाइजीन करनी चाहिए। उसमें क्या होता है, 2 आपके बिफोर होते हैं, ठीक है, बाकी 3 आफ्टर होते हैं। तो सबसे पहला होता है बिफोर टचिंग द पेशेंट, ठीक है। फिर जो लास्ट वाला फिर उसके बाद आता है बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर, आपका बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर हो जाता है, आफ्टर टचिंग द पेशेंट इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। तो ये सब कुछ चीजें होती है जहाँ पे आपको हैंड हाइजीन प्राइमरीली परफॉर्म करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम हैंड हाइजीन में बात करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं आपका अल्कोहल बेस्ड फॉर्मुलेशन, या जो आपका नॉर्मली आप हैंड रब से करना चाहिए। हैंड रब का एक नॉर्मली प्रिस्क्राइब टाइम क्या होता है, मुझे लगता है आप तक सबको पता होगा। 30 सेकेंड से मैक्स हम मान लेते हैं 30 सेकेंड्स तक होता है। और जो अगर हम सोप वाटर के साथ फॉर्मुलेशन यूज करते हैं तो उसका फॉर्मुलेशन होता है आपका अराउंड जो 60 सेकेंड या 1 मिनट करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कुछ लोगों को पता होगा कैसे करा जाता है, क्या स्टेप WHO ने 7 स्टेप दिए क्या है, कुछ पता है, किसी को नहीं पता है, कोई बताएगा? कुछ नहीं बताना चाहता, कोई बात नहीं, उम्मीद है सबको पता होगा, बीच का नहीं पता। तो इनिशियली क्या करते हैं कि हम अपने हाथ में या पाम में जो है सॉल्यूशन लेते हैं और उसको हम रख सकते हैं। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसके बाद जो है सब लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है, आपको अपने पाम्स में सॉल्यूशन लेना होता है, ठीक है। फिर अगर हम सेपरेटली 2 तरीके के आर्डर की बात करते हैं, अगर आपने, मैं साइमल्टेनियसली दोनों को करूंगा, अगर आपने सोप फॉर्मुलेशन लिया है तो आप उसको वाटर से यूज करें, ठीक है। आप वाटर से यूज करके इतना बनाते हैं कि फ्रॉथ आपके हाथ में आ जाए, ठीक है। फिर क्या क्या अगर हम प्राइमरीली बात करते हैं तो ये पूरे जो 7 स्टेप की बात करते हैं ये आपके पूरे हैंड के सर्फेसेस को कवर करते हैं। तो अगर हम हैंड के सर्फेसेस की बात करते हैं तो आपका फ्रंट सर्फेस आता है, बैक सर्फेस आता है, और ये डिजिट्स के बीच का आता है, नकल्स आता है, और उसके बाद फाइनली आपका थंब से कवर होते हुए
यहाँ तक बैक ऑफ हैंड तक आता है। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं, हम इनिशियली एक्सपेक्ट करा जाता है कि आप सारे 7 परफेक्ट ऑन परफेक्ट करें, बट सब कुछ सही कर पाना इस थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट हम ये कर सकते हैं कि जो भी स्टेप्स हैं हम सारे के सारे करें। फायदा सबसे ये होगा कि एटलीस्ट जैसा कि अभी आपको मेरे से पहले स्पीकर से बताया कि नॉर्मली क्या होता है कि हम इंटरनेशनल गाइडलाइंस कहते हैं कि आप 50% पेशेंट से इन्फेक्शन को बचा लेते हैं, जो कि हम WHO की बात करते हैं। बट इस केस में अगर करते हैं तो 55% के अराउंड पैक करते हैं, तो शायद आप 50% सिक्योर हो जाते हैं इन्फेक्शन से होने की संभावना से। तो बात करते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। आपको फर्स्ट इनिशियली जो है अपना सॉल्यूशन लेके सोप के साथ लेके उसको रब करके ऐसे करना होता है। फिर उसके बाद जो है पता है क्या, अगर पता है तो प्लीज बताइए, बहुत खुशी होगी। नहीं पता चले कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर तो आपको इनिशियली आपके आगे के सर्विसेज पे करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्या करना होता है, बैक ऑफ हैंड्स करना होता है। क्या बात है, बैक ऑफ हैंड्स कैसे किया जाता है? गुड, वेरी नाइस। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इंटरलॉकिंग करते हैं, इंटरलॉकिंग करते हैं। क्या बात है, और ये कब करते हैं? ओके, ये फोर्थ स्टेप होती है। अच्छा, हमें ध्यान रखना है कि हमारे हैंड में 5 उंगलियां होती है, थंब जो हमारा फिफ्थ है वो फिफ्थ पे आता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बचता है? ओके, 6 पे इनिशियली क्या होता है, हमेशा जो है जितने भी आप प्रोसेस फॉलो करते हैं हमेशा जो है 3 से 20 की तरफ जाना। तो इसमें आपने कर लिया, तो आपने जब ये सरफेस कर लिया आपने, ठीक है, तो नहीं सॉरी इनिशियली आपने ये इंटरलॉकिंग कर ली, तो आपने ये सरफेस कर लिया, तो हम यहाँ से एक्सटीरियर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो जो आपका 6 में होता है वो आप इसको करते हैं। तो इसको कैसे करना होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों मोशंस जनरली फॉलो करने होते हैं। इसको ऐसे लेके, और जनरली क्या करते हैं हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या जब स्टेप्स डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ सिंगल हैंड के लिए करते हैं। हम बाय डिफॉल्ट भूल जाते हैं कि हमारा दूसरा हाथ भी होता है, तो हमें वही चीज दूसरे हैंड पे भी करनी होती है। और फिर फाइनली 7th स्टेप आपका आता है। तो ये चीजें होती हैं, तो हम कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर आप लोग करें, ठीक है, और इन स्टेप्स को फॉलो करें। ओके, प्लीज एक बार डेमो। ये कमरे से निकलने से पहले आपको पढ़ कर जाना है, पढ़ के अंडरस्टैंड करके आपको जाना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसमें एक है 5 मोमेंट्स। 5 मोमेंट्स का मतलब क्या होता है, हमें कब हाथ धोना है, हमारे काम तो अलग अलग होता है, तो कब धोना है। ये जैसे आपको दिमाग रखने के लिए सिंपल सा आइडिया है, ये है 23, 2 पहले 3 बाद। याद हो गया आप लोगों को, याद हो रहा है? 2 पहले और 3 बाद। 2 पहले में क्या क्या है, एक है मरीज को छूने से पहले, क्या है, मरीज को छूने से पहले, याद हो गया फर्स्ट। दूसरा है कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, कोई भी काम या प्रोसीजर करने से पहले, बता दीजिए क्या है। तो 2 क्या क्या है, पहला टचिंग द पेशेंट, और दूसरा बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर, कोई भी काम करने से पहले, ठीक है, ये याद हो गया ना। अभी 3 बाद, ठीक है। उसमें पहला वाला है कोई भी बॉडी फ्लूइड एक्सपोज होने के बाद, आफ्टर एक्सपोजिंग बॉडी फ्लूइड। कौन कौन सा है बॉडी फ्लूइड? एक हो गया ब्लड, दूसरा हो गया पेशाब, यूरिन, तीसरा हो गया सलाइवा, और बाकी जितने भी फ्लूइड्स आते हैं, ब्रोंकियल जो लावाज से जो आ रहा है और सक्शन से जो निकल रहा है, सारे जो फ्लूइड्स इसके अंदर आते हैं। लेकिन कॉमनली ब्लड, यूरिन एंड सलाइवा। समझ में आ रहा है? तो क्या है फर्स्ट पॉइंट आफ्टर वाला? आफ्टर टचिंग, बिफोर नहीं, आफ्टर टचिंग बॉडी फ्लूइड्स, ये याद हो गया। नेक्स्ट है आफ्टर टचिंग द पेशेंट, मरीज को छूने के बाद। क्या है? मरीज को छूने के बाद। एकदम लास्ट है मरीज की जो सराउंडिंग है वहां पे छूने के बाद। क्या है? हाँ, कुर्सी, बेड, सारी चीज अगर आपकी हाथ गलती से टच हो गया तब आपको करना है। अभी ये याद हो गया सबको? ठीक है, ये ऐसे वाले मोमेंट्स आपकी जो काम में, हमारे सबकी काम में आते रहते हैं। और कोई भी काम ये ऐसा आ गया तुरंत आपको हैंड रेजिंग करना है। समझ में आ गया सबको? मुझे लग रहा है कि अभी सबका फीड हो गया होगा माइंड में। अभी साथ साथ में हम एक और इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं। अगर आपने नहीं किया, आपके खिलाफ हम एक्शन ले लेंगे। हम सुपरवाइजर को रखने जा रहा है कि आपको मॉनिटर करने के लिए आप ये कर रहे हैं।
ये हमारा काम। इसमें कोई वो नहीं है, डॉक्टर को भी करना होगा, नर्सिंग स्टाफ को भी करना होगा, सफाई वालों को भी करना होगा, सबको करना होगा। ऐसे मुसीबत हमारे सामने आ गया है, सिर्फ ये चीज हमें बचा सकता है, सिर्फ आपको नहीं, आपके घर वालों को और हमको भी। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो ये याद हो गए ना 5। अभी जैसे सर ने बताया हम 7 स्टेप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन, एक है हैंड रब और दूसरा है हैंड वॉश। ठीक है, तो अभी हम पहले हैंड वॉश या हैंड रब, दोनों की स्टेप अलग अलग है, बस इतना ही डिफरेंस है। अगर आप हैंड वॉश करते हैं तो आपको साबुन लेके 45 to 50 सेकेंड आपको करना होगा। कितना सेकेंड? 45 से 50 सेकेंड आपको रखना है। जैसे मैंने ऑयल का कहानी बताया ना, ऑयल लगा दिया आपने हाथ, अगर आप जल्दी से सोप लगाते हैं तब जाता नहीं है। अब ये याद रख दीजिए, जो वायरस आपके हाथ में आया वो ऑयल की तरह ही है, ऐसे ही याद रहेगा। वायरस तो आप देख तो नहीं सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो आप साबुन लगाएंगे, 45 to 50 सेकेंड आप रगड़ेंगे, तब भी आप धोएंगे। समझ में आ रहा है? तो हम सब लोग मिलके अभी फर्स्ट स्टेप करते हैं, फर्स्ट 1, और मिनिमम इससे कम नहीं करना है, तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर ये हैंड रब से यूज कर रहे हैं 20 सेकंड से ज्यादा करना चाहिए, 25 या 30 सेकंड कर लीजिए आप। ठीक है, तब तक ये ड्राई हो जाएगा। अगर ड्राई नहीं हो रहा है तो हल्का सा उठा दीजिए, तब वो ड्राई होगा। आपको एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाह रहा हूँ, 70% ऊपर की कोई भी अल्कोहल सॉल्यूशन, आइसोप्रोपेल अल्कोहल, जो भी हैंड रब है, ये वायरस को डिसइंटीग्रेट करता है, मार देता है वायरस को। ठीक है, दूसरा जो सॉल्यूशन अभी हमारे पास अवेलेबल है वो है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। उससे जो हम हैंड वॉश नहीं कर सकते, नीचे पोंछने में सब यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्लियरली प्रूवन है, इसमें एविडेंस है। समझ में आ गया है ना? अभी हम दोबारा एक बार और करेंगे, जल्दी कर लीजिए। 1 बोल के करिएगा, 1 ये ना भूल जा, 2 दोनों हाथ, 3 4 दोनों साइड, 5 6 और अभी हम जैसे जैसे मौका हमें मिलेंगे हम ये करते जाएंगे, ताकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो। और इसके बाद जब भी आपको मौका मिले, हाथ धोने का मौका तो मतलब आपको 100 बार मिलता है एक दिन में, लेकिन हम ये करता नहीं है इस ऑर्डर। तो हमें अभी ये करना होगा। इसके बाद जैसे मौका मिलेगा, धीरे धीरे अगर स्टेप भूल जाता है तो धीरे आप सोच के ये 7 स्टेप का फॉलो करें, ताकि ये आपकी आदत बन जाए। जब तक कोरोना है यही हमें बचा सकता है। पीपी बाकी सब चीजें ना एक लिमिट तक ही आपको बचा सकते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन इसमें ज्यादा हो रहा है, ड्रॉपलेट नहीं है। क्योंकि मरीज को पता चल रहा है वो बीमार है, हम उनके बगल में ही जाता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये अभी हम नेक्स्ट सेशन में जाते हैं। अभी हैंड हाइजीन का खत्म हो गया। मैं एक चीज बताना भूल गया, यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है, देखिए अल्कोहल बेस्ड हैंड रब के साथ क्या फायदा है कि अल्कोहल इवेपोरेट हो जाता है। बट जो आप नॉर्मल हैंड धोते हैं, ऐसे वाला हाथ गीले हो गए, पोंछने का मन करता है, पर टॉवल्स का यूज मत करें, स्ट्रिक्टली मना। क्यों? क्योंकि वही टॉवल से आप पोंछ रहे हैं, वही टॉवल से किसी और पोंछ रहा है। अगर किसी और ने पूरे अच्छे से नहीं करा है तो वो टॉवल गीला होता है, डैम्प होता है, उसी में भी सर्वाइव कर सकता है। तो बेस्ट है कि आप जो पेपर नैपकिन का यूज करें, जो बेस्ट है इस सिचुएशन में। प्लीज अवॉइड करिए टॉवल्स का यूज करना हर हाल में। और अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज करने के बाद प्लीज ऐसे खड़े हो जाइए जिससे इवेपोरेट हो जाए। ये थोड़ी सी चीज है जो ध्यान रखिए। मतलब पूरा प्रोसेस हमने अच्छा कर लिया, 99% अच्छी है, 1% में जाके हम फॉल्ट कर जाते हैं। तो ये थोड़ा सा थैंक यू। ओके, अभी हम नेक्स्ट सेशन में चले जा रहे हैं पर्सनल केयर। पर्सनल केयर का मतलब है आप घर से क्या क्या करके आ जाना है। अभी तो जैसे आप लोगों को मालूम है क्वारंटाइन में है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपको जो आपका नाखून है ये एकदम कट शॉर्ट होना चाहिए। सब लोग देखिए आपका नाखून कितना बड़ा,
ये आपको एकदम कट शॉट होके होना चाहिए। और अगर आप क्वारंटाइन में चले जा रहे हैं तो एक नेल कटर जरूर लेके चला जाइएगा, क्योंकि नाखून बड़ा होते जाता है और उसको कट शॉट एकदम करना है। रीजन ये है, हाइजीनिक रीजन तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मालूम है। दूसरा रीजन ये है कि जो ग्लव्स हम पहनेंगे उसमें ये माइनर ऑपरेशन, माइनर छोटा कट ये बना देता है, और उसमें अगर कहीं पे भी गलती से कोई वायरस अंदर घुस गया तो ये बाद में परेशान हमें करेंगे। हम फॉल्स बिलीफ में ये रहेंगे, हमने ग्लव्स पहन लिया है, हम प्रोटेक्टेड है। इसलिए नाखून एकदम कट शॉट। याद हो गया सबको? ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो बाल कितनी छोटा आप कर सकते हैं उतनी बढ़िया है। बाल की सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, और जैसे मैंने बताया वायरस ड्रॉपलेट है, आने के बाद ये घूमते फिरते आपके बाल में आकर चिपक जाएगा, आपको मालूम नहीं होगा। हमारी आदत है बाल सही कराने का, बता रहे हैं सोल्यूशन तो आप खुद निकाल सकते हैं। और ये करने के बाद वही कहानी, नोज आंख माउथ में चला जाएगा, फिर इन्फेक्शन सारे प्रॉब्लम फिर दोबारा आ जाएगा। ठीक है। इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं कि आप अभी इंडिया में कम्युनिटी स्प्रेड ज़्यादा हुआ नहीं है, हमको मिलियंस ऑफ पेशेंट्स नहीं आ रहा है। एक बार जैसे चाइना में और यूएस में है, मेरा दोस्त से मैंने 2 दिन पहले बात किया था, उन सब लोगों ने हटा दिया है, बाल हटा दिया है। डेविड वार्नर को जानते हो, ऑसीज क्रिकेट प्लेयर, हम सब की सपोर्ट में उन्होंने भी बाल हटा दिया है। तो ये चल रहा है दुनिया में। हम प्रेयर कर रहे हैं कि हमको ऐसा सिचुएशन ना आए, लेकिन अगर आ जाता है तो हमें कम्युनिटी को सपोर्ट करना होगा, हमें भी बाल हटाना होगा। लेकिन बात चीज ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, आपकी जितनी भी ऑर्नामेंट्स है, रिंग है, बैंगल्स है, रक्षा है, धागा है, ये सब कुछ आप घर में रख के आ जाइएगा। हॉस्पिटल में ये कोई भी एक भी चीज आपको पहन के आना नहीं चाहिए। माला है, सारी चीज, इवन लेडीज के लिए बिंदी है, कुमकुम है, सारी चीज घर में, इंक्लूडिंग वॉच। आपकी जो वॉच पहन के आ रहा है, सारी चीज, ये सब सोर्स ऑफ इंफेक्शन है, ये आप घर में रख के आते हैं। 4th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, हम सब लोग आज के जमाने में मोबाइल से एडिक्टेड हैं। बिना मोबाइल से हम 5-10 मिनट रह नहीं सकता, लेकिन ये एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफेक्शन है। आपको मोबाइल घर में रख के आना चाहिए। घर में मतलब जो क्वारंटाइन है, जहां पे भी आप रहते हो वहां पे मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं है। आपकी CUG भी अलाउ नहीं है। आप लोगों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, अभी सर आप कैसे बिना मोबाइल से आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये ब्रदर आपको दिखा देंगे। आपको लैंडलाइन फोन होगा, वो कैसे आप यूज करेंगे उसका भी टेक्निक है। जैसा कि मोबाइल हमें यूज नहीं करना है, फिर भी हमें कॉन्टेक्ट तो करना ही है, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर होगा उसको बताना है कि क्या मेडिसिन रेज करना है या कोई फॉर्म रेज करना है उसका, तो उसको कैसे कॉन्टेक्ट करना है। हमारे पास एक सामान रखा होगा, जहाँ पर भी आपका सिस्टम लगा होगा, जहाँ आपका इंटरकॉम रखा होगा, वहाँ पर एक टिश्यू पेपर होगा। उस टिश्यू पेपर के छोटे छोटे पीस बना सकते हैं, या एक बॉक्स में रख सकते हैं, या अदरवाइज आप इसमें से एक तोड़ सकते हैं। आप इंटरकॉम में स्पीकर ऑन करेंगे, नंबर डायल करेंगे, जो नंबर की लिस्ट वहाँ पर लगी होगी उससे सब नंबर होंगे, जो ऑन ड्यूटी हो डॉक्टर्स होंगे, SR ड्यूटी होंगे, उनकी नंबर्स होंगे, और जो जिस एरिया में आप कम्युनिकेट करेंगे वो सब नंबर वहाँ पर लिस्ट होगी। वो नंबर आप डायल करेंगे, आप स्पीकर के थ्रू ही बात करेंगे और स्पीकर को वापस बंद कर देंगे। रिसीवर को कोई यूज नहीं करेगा, बिकॉज जैसा कि बताया कि ये ड्रॉपलेट है। अगर हम फोन यूज करते हैं, रिसीवर यूज करते हैं, तो हमारे जो ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं, तो ये हमारी ज्यादातर हैबिट्स क्या है, मास्क को हटाकर बात करने की हैबिट है, राइट। मास्क को हटाकर ही हम बात करते हैं, तो जो हमारे माउथ से जो भी पार्टिकल्स आ रहे हैं वो हमारे रिसीवर में जा रहे हैं। अभी हमने फोन यूज किया, इसके बाद कोई दूसरा यूज करेगा, वो भी रिसीवर यूज करेगा, तो अवॉइड रिसीवर यूज नहीं करना है। सेकंड थिंग, हम लिफ्ट यूज करते हैं। लिफ्ट यूज करते समय हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपकी पॉकेट में इस तरह के टिश्यू पेपर के 2-4 पीस आप लेकर चलें। लिफ्ट का जो बटन दबाना है आपको इसी टिश्यू पेपर से ही दबाना है, नंबर भी इसी से दबाना है, और इसको डिस्कार्ड कर देना जहाँ डस्टबिन होगा।
जो हम डोर ओपन करते समय क्या करते हैं, हम हमेशा हैंडल यूज करते हैं, राइट। ज्यादातर एप्लीकेशन लोग हैंडल यूज करते हैं, तो आप सिंगल यूज आप यूज नहीं कर रहे उसको, उस हैंडल को कितने ही लोग यूज कर चुके हैं। तो जैसा कि बताया गया कि कॉन्टेक्ट है, हम पेशेंट के एरिया में जाते हैं या टच करते हैं, वहाँ पे वो वायरस होता है क्योंकि ड्रॉपलेट है, तो एक फिक्स डिस्टेंस पे जाके वो ड्रॉप हो जाता है। तो वो इस पे हमने उस टाइम ने टच किया हो, बट हमें रिमाइंड नहीं क्योंकि वो किसी और के थ्रू आया हो, तो वो हमने यूज किया, दूसरे ने यूज किया। अब वो जो वायरस है वो हमें ट्रेवल किया, हम दूसरे से मिले, जैसे हैंड शेकिंग करते हैं या किसी को ऐसे करते हैं, तो ये सब चीजें जो होती है तो वायरस ट्रांसमिट होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जो डोर ओपन करते हैं उसको इस तरह से एल्बो से ओपन करें या फिर शोल्डर से ओपन करें, ठीक है। सर माउस ऑफ एचआईएस सिस्टम सर उसमें भी है ना, हमारे ये है कि पहला हमने वहाँ पे एज एन इंजीनियरिंग मेजर, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे माउस और कंप्यूटर होगा ही नहीं, ठीक है। आपको फोन यूज करना होगा, और जो कंप्यूटर वाला है जो कंप्यूटर में काम करेगा वो एक सेपरेट एरिया में बैठेगा जहाँ पे मरीज से कांटेक्ट नहीं होगा, फिर वो आपका काम करके देगा। और ऐसे वाला सिस्टम बनाया है सर, जितना एक्सपोजर कम होगा उतना ही वो है, लेकिन कुछ एरिया में हम जानबूझ के भी वो कर सकते हैं, वो आपको भी मालूम है। तो वो जो कीबोर्ड और माउस यूज करते हैं उसके लिए हम एक टेक्निक यूज कर सकते हैं, जो वाइप्स होता है, वाइप्स से एक बार हम उसको क्लीन कर दें, ऊपर से क्लीन कर सकते हैं उसको, माउस को उसको क्लीन कर दें, उसके बाद हम अपना काम कर सकते हैं, फिर अगेन उसको क्लीन कर दें और फिर अपना हैंड हाइजीन करें। ये टेक्निक हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी इतना तो समझ में आ गया ना सबको, ये बहुत वाइटल स्टेप्स है, मतलब हमारे अंदर ये इन्फेक्ट स्प्रेड जो हो रहा है ये प्रिवेंट करने का, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी लेवल डिफरेंट होता है एक। दूसरा, जैसे मरीज बढ़ जाएगा ना यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी राजधानी हॉस्पिटल बन गया है, राजधानी एक्सप्रेस है ना, तो यहाँ पे तो मरीज बढ़ के आएगा अभी, तो ये हमें फॉलो करना ही होगा 100%। ओके, तो अभी पर्सनल केयर आपको सबको मालूम हो गया है, ठीक है ना। साथ साथ में लास्ट 2 पॉइंट हम और ऐड करेंगे। एक बार आप ये पीपीई किट पहनेंगे, पहनने के बाद ना आप पानी पी पाएंगे ना वॉशरूम जा पाएंगे, ठीक है। पीपीई किट पहनने का कम से कम टाइम है 10 से 15 मिनट लगता है, और ये निकालने का, डॉफिंग करने का टाइम है, ये आपको 20 मिनट से 30 मिनट लग सकता है। इसके बाद में आपको नहाना भी है, तो कुल मिला के ये प्रोसेस जो है टोटली इट विल टेक 1 आवर, मान के चलिए। तो 1 घंटा अगर मतलब आपको ये जरूरत पड़ रहा है वॉशरूम जाने के लिए, तो अगर आप बाहर जाते हैं तो फिर 1 घंटा लगेगा आपको दोबारा आने के लिए। सो ये पॉसिबल है नहीं है हमारे सिनेरियो में, इसलिए आपको ड्यूटी आने से पहले क्या करना होगा, आपको खाना खा के आना होगा, दूसरी चीज आपको वॉशरूम एम्प्टी करके, मतलब वॉशरूम यूज करके आना। समझ में आ रहा है, हम ऐसा प्रोविजन बना रहे हैं, अगर आप ड्यूटी से वहां से आ गया और ड्यूटी एंट्री करने से पहले आप वॉशरूम यूज करने का प्रोविजन हम बनाने जा रहे हैं इस हॉस्पिटल में। वहां पे तो कोविड-19 में तो हमने ऑलरेडी बना दिया, ठीक है। ये हो गया आपका आने का पहले का जो आपको क्या करना है वो। अभी आपने अस्पताल में आ गया, अपना कपड़ा पहन के आया। एक चीज मैंने मिस कर दिया, अब कभी भी जो कपड़ा एक दिन पहन के आ गया ये आप दोबारा यूज मत करिए, दोबारा यूज मत करिए। इसका मतलब बिना वॉश करके यूज मत करिए, वॉश करके ड्राई करके सनलाइट में एक्सपोज करने के बाद ही आपको यूज करना है। आज 10 मिनट के लिए पहनते हैं, लेकिन तब भी आपको यूज करना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है। अभी आपने ड्यूटी एंट्री कर, आप अपने जो कपड़े पहन के आए हैं वो आपको यहाँ से डिस्पोजेबल कपड़ा मिल जाएगा, वो आपको पहनना, और इंक्लूडिंग स्लीपर्स, चप्पल भी मिल जाएगा। और फिर वो जो अपना कपड़ा है इंक्लूडिंग शूज या चप्पल, वो आपको एक रैपर में या बैग में डाल के आपको इमीडिएट जो नर्सिंग सुपरवाइजर होगा उनको हैंडओवर करना है। उनका काम है ये आपका ये जो कपड़ा आपने दिया है वो डॉफिंग नहीं है, जहाँ पे आप निकल के वॉश करके घर जाएंगे वहां तक पहुंचाने का काम उनका। समझ में आ गया, ठीक है। ये अभी नेक्स्ट जैसे एंट्री कर दिया, फिर नेक्स्ट क्या करना होगा,
कर दीजिए सब लोग वन सेल्फ असेसमेंट, या कि आप अपने को असेस करेंगे कि आपको जो कोविड-19 बीमारी का जो सिम्टम्स है वो नहीं है। उसमें ये लिखा होगा कि आपको बुखार तो नहीं है, आपको गले में दर्द तो नहीं है, आपको खांसी तो नहीं है, आपको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है, आपको डायरिया नहीं हो रहा है, आपको घुटने में दर्द तो नहीं, जॉइंट्स में पेन तो नहीं। ऐसे कुछ सिम्टम्स है जो कोविड-19 का जो अभी सबको मालूम है, वो लिस्ट दिया होगा, वो आपको टिक करना है, यस और नो उसमें टिक करना है। अगर आपको कोई भी उसमें है, मे बी ड्यू टू सम अदर रीजन बोलो, अगर आपको है तो आपको सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना है, मुझे ये परेशानी है। फिर सुपरवाइजर आपको तुरंत इमीडिएट जो कंसल्टिंग डॉक्टर है जिनको ऑलरेडी बता के रखा है उनको बुलाया जाएगा और तुरंत आपका इवैल्यूएशन वही होगा एंट्री करने से पहले, ठीक है। उसमें एरिया भी है वो लिखने का। अगर डॉक्टर साहब को ये लग रहा है कि इनको फर्दर इवैल्यूएशन की जरूरत है, फिर आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। और ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, इसमें कोई भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है, क्योंकि सारे इलाज जो है अभी फ्री चल रहा है, ठीक है। ये सरकार की काम है, हमारा कीजिए का काम। अगर आपको कोई है जिनका संविधान में है उनको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कोई बर्डन नहीं आएगा, सारी कुछ फ्री इलाज होगा, सारी चीज हम ध्यान करेंगे। अभी जो 10 बेड चल रहा है उसमें 2 बेड हमारे लिए ब्लॉक, हम सबके लिए, ठीक है। अभी जैसे ये बनेगा इसमें भी हम सब स्टाफ के लिए कुछ अमाउंट ऑफ बेड्स ब्लॉक करके रखेंगे। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, ये हो गया। तो फिर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप अंदर जा सकते हैं। अगर जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, देखने वाला डॉक्टर है, उनको लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपको अंदर भेज देंगे। समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ गया ना? फिर आप एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद वहां पे दोबारा हैंडरब रखा होगा। हैंडरब एरिया में ये पीपी किट रखा। पीपी किट में क्या है ये हम आपको बता देते हैं। एक है गाउन होगा, दूसरा है गूगल्स होगा, और तीसरा N95 मास्क होगा, और नहीं तो ये होगा नॉर्मल ट्रिपल लेयर मास्क होगा। N95 मास्क जैसे सर ने बताया, ये जिनको रिकमेंडेड है जो एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स करते हैं। एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स क्या क्या होता है? एक है सैंपल कलेक्शन, जैसे थ्रोट लेते हैं, लेते हैं। आपने तो सुना ही होगा, हमारे एक जूनियर रेसिडेंट जो KGMC में है, उनको इन्फेक्शन मिला है। न्यूज़पेपर में तो पढ़ा ही होगा ना, कैसे मिला था उनको? सैंपल कलेक्ट करने के टाइम, क्योंकि सैंपल कलेक्ट करना बहुत रिस्की है। उस टाइम में अगर आपका पीपी इंटैक्ट नहीं है, कहीं पे भी लीक है, और उसके बाद वही कहानी, अपने हाथ माउथ कहीं पे भी टच कर दिया, आपको मिल जाएगा। आपको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। तो ये होगा, और साथ में इसमें जो नहीं है वो भी बता रहा हूँ आपको। 2 पेयर ऑफ ग्लव्स लेना होगा अपना साइज का, ठीक है, और एक प्लास्टिक एप्रन लेना होगा। अभी जो पीपी किट नया जो आने वाला है उसमें शू कवर होगा, और अगर शू कवर उसमें नहीं है तो आपको डिस्पोजेबल शू कवर भी लेना होगा, ठीक है। इतने सामान आपको लेना होगा। साथ में मतलब हमारे जो बॉडी साइज से डिफरेंट होता है, किसी किसी का मतलब ये करने के बाद भी कुछ एरिया एक्सपोज होता है, उसके लिए कुछ ग्लॉस पीस वहाँ पे अवेलेबल होगा, वो लेना होगा, और कुछ अमाउंट ऑफ माइक्रोपोर या ड्यूरोपोर, इतनी चीज की जरूरत है आपको पीपी पहनने। अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे आपको। जैसे सर ने ये बताया कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपको डॉफिंग डॉनिंग नहीं है। कुछ है ना, हम सब लोग इतने सालों से, इतने दिनों से काम कर रहे हैं, कुछ चीज हमारे हैबिट में बन चुका है। हम जैसे पहनने के टाइम में बहुत ध्यान से पहनते हैं, स्टेरिलिटी एकदम क्लीनली मेंटेन करते हैं, हम मरीज को ये बचा लेते हैं, और लास्ट में निकालने के टाइम में सब चीज फटा, क्योंकि हमारा ड्यूटी खत्म हो गया, जल्दी भागना। अब चीज है नॉर्मल है, हम सबका यही है, हो गया। ये हैबिट अभी हमें बदलना होगा।
निकालने के टाइम में एकदम केयरफुली, पहनने के टाइम में थोड़ा इधर उधर हो गया कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, पहले आपको फर्स्ट लाइन ऑफ ब्लाउज पहनना है। प्लस का ध्यान रखिएगा, इसको जितना नीचे तक ला सकते हैं उतना नीचे तक लाना। ये ग्लव्स पहनने के बाद आपको इस ग्लव्स को अपने बॉडी से अटैच करना है माइक्रोपोर से। ये करने में एक टेक्निक है, आपको जो माइक्रोपोर यूज करते हैं ये इसमें एक फ्लैप बनाना है। ये माइक्रोपोर लेके आपको ये थोड़ा मोड़ना है, मोड़ के ऐसे स्टिक करने से ये फ्लैप बन जाएगा। ये फ्लैप निकालने के टाइम में आपका मदद करेगा। और साथ साथ में माइक्रोपोर लगाने के टाइम में एक चीज और आपको याद रखना होगा, कौन सी डायरेक्शन से आप इतनी चीज आपको याद। ये करने के बाद अगले आपको शू कवर पहनना है। अभी एक और जो आया है अभी नया प्रोक्योरमेंट में है, उसमें गाउन के साथ शू कवर है। तो अगर वो वाला आता है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी इसका नियरली 1000 पीस और बचा है, तो आपको शू कवर अलग से पहनना होगा। 2 शू कवर आते हैं हमारे पास, एक जो आप लोग न्यूरोसर्जरी में जो यूज करते हैं लंबा वाला एबो ताई वाला आ जाता है। फिर अगर वो पहनते हैं तब भी आपको नॉर्मल शू कवर उसके आगे पहनना होगा। आपको कुर्सी में बैठना होगा, फिर वो आपको शू कवर पहनना होगा। फिर ये करने के बाद आपको गाउन पहनना है। गाउन ऑलमोस्ट ऐसा है, मतलब जो अभी सप्लाई में है, पुराना तो हम दूसरे टाइप का, इसमें फुट अटैचमेंट और ये जो पैर का भी चीज मिलता, अभी इसमें ऐसे वाला आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि ये पहनने से पहले ये जो जिप है, जिप जो है इसके ऊपर आपको माइक्रोपोर लगाना है, क्योंकि ये निकालने के टाइम में आपको हर चीज अंदर से करना होगा। ये कभी ब्लॉक हो रहा है, लॉक होता है, लॉक तो मालूम ही है ना, ऐसे लॉक हो जाएगा तो अंदर से खींच के निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसके लिए इसके ऊपर आपको हल्का सा एक माइक्रोपोर ऐसे बांधना होगा, ताकि ये मतलब निकले ना। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। फिर आप ये मोड़ना होगा और ये पहनना है। सिर्फ लगाने के बाद है ना, आप मेक श्योर कर दीजिएगा कि ये नीचे नहीं लॉक हो रहा है। ठीक है, अगर लॉक हो जाएगा तो फिर निकालने के टाइम में आपको बाहर आपको टेस्ट करना होगा। इसकी वजह से दोबारा एक और बार ऐसे आप लगा दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अभी जो हुड है, ये पॉइंट है, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हुड जो है हम नहीं लगा रहे हैं, पीछे का जो कैप है अभी हम नहीं लगा रहे। अभी इसके बाद आपको मास्क पहनना है। मास्क जो पहनना है इसका स्टेप सेम रहेगा। उसमें हम आपको दिखा देंगे कि मास्क जो 2 टाइप का मास्क आता है, जैसे मैंने बताया N95 आता है, जैसे जो सार में पहना है
N95 मास्क आता है और दूसरा ऑर्डिनरी मास्क आता है। जो पहनने का तरीका एक ही होगा दोनों में। आपको पहले अपर स्ट्रैप पहनना होगा, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। दूसरी चीज, आप पहनने के टाइम में जो अंदर की सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे आपको हाथ टच नहीं करना, दोनों मास्क। समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 1 आपको अपर स्ट्रैप, पॉइंट नंबर 2 आपको इनर सरफेस में टच नहीं करना, ठीक है। ये दो हो गए। अपर स्ट्रैप जो है वो कान के ऊपर चला जाएगा और जो लोअर स्ट्रैप है कान के नीचे, ठीक है। इतना ध्यान रखना है और आपको पहनना है। ये एक्चुअली मेरा पर्सनल मास्क है, इसलिए मैं ब्रदर को नहीं दे रहा हूँ, ऑलरेडी ये पहन चुका। ओके सॉरी। मतलब आप जितना हेल्प कर रहे हैं वहाँ भी रहेगा कोई इतना हाँ, हेल्प कर सुपरवाइजर रहेगा। नेक्स्ट है आपको गूगल्स पहनना। लेकिन देखिए एक चीज याद रखना, निकालने में कोई नहीं होगा, हाँ निकालने में कोई नहीं होगा बट पहनाने पे होगा। पहनने में से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पहनने में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। नहीं वो स्टेप इन केस कोई वहां पे फ्लेक्स लगा, हाँ। फ्लेक्स लगा देंगे ये स्टेप। इसके बाद है ना आपको ये पहनना है, हुड पहनना है। अभी इतना करने के बाद आपको क्या होता है ना, हम सब लोगों का जो साइज है कि साइज ये वेरी करता है। इसमें अगर कहीं पे भी आपको खुद एरिया जो एक्सपोज है वहां पे आपको माइक्रोफोन लगाना है। इसमें वही फ्लैप बनाना है और जो एरिया एक्सपोज है वहां पे लगाना है। मैं आपको बता दूं कहाँ हो सकता। पॉइंट नंबर 1 एक है ये इस एरिया में जो गूगल है और जो फॉरहेड है, जिनका फॉरहेड बहुत ज्यादा बड़ा है तो यहाँ पे एक्सपोज हो सकता है। तो आपको माइक्रोफोन इस डायरेक्शन में लगाना होगा। अगर आप राइट हैंडर हैं तो जो फ्लैप होगा वो लास्ट दूरी की जगह में होगा, फर्दस्ट डिस्टेंस, ताकि आप निकालने के टाइम में ऐसे आराम से निकाल सकें। अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तब भी डिस्टेंस प्लेस में ऐसे निकाल सकते, ठीक है। एक यहाँ पे हो गया। एक चीज हमने मिस कर दिया था कि वो था कि जो मास्क पहनने के बाद आपको ये सील ऑफ करना है, ये हमने मिस कर दिया था। वो इसलिए सील ऑफ करना है क्योंकि जब लोगों का हम ये ऐसे बेच रहा था तो ये फॉग बनते जा रहा था, तो ये आपको सील ऑफ करना है माइक्रोफोन से। और ये पहले करना था मास्क पहनने के बाद, ठीक है। ये हमने मिस कर दिया। और ये करने के बाद N95 है तो एक चीज और था, आपको फिट चेक करना है। फिट चेक कैसे करेंगे, आपको ये थोड़ा ब्लो करना है। ब्लो करने से क्या होगा कि ये थोड़ा बड़ा होगा। गुब्बारे में जैसे आवाज आ रही है तो क्या होगा, बड़ा होगा ना, ऐसे हल्का सा बड़ा। और दूसरा है आपको सांस अंदर लेना है तो थोड़ा चिपक जाए, इन्फ्लेट डिफ्लेट होगा। तो ये करने से आपको पता हो सकता है कि यहाँ से कहीं से भी लीक नहीं है। अगर लीक है कोई मतलब का नहीं है, आपको लीक सही करना होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो ये आपने कर दिया, फिर ये पहन लिया और जहां पे भी लीक है वहां पे आपने माइक्रोफोन लगाया। और अगर इस एरिया में, बड़ा एरिया में है तो आपको ऐसा करना होगा, आपको एक बॉस पीस लेना है या अगर 2 लेना है तो 2 ले सकता है। फिर आपको माइक्रोफोन ऐसे लगा के इसमें अटैच कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है? फिर एक से काम नहीं होगा, जितना हम कर रहे हैं 2-3 लगा दीजिएगा। फिर उससे जो फ्लैप बना के फ्लैप अपर साइड में करके आपको ऐसे अटैच करना है। समझ में आ रहा है ना? एक से वो गिर जाएगा, 2-3 करके एकदम फैमिली अटैच कर दीजिए। और किसी का यहाँ पे हो सकता है, नेक में हो सकता है, तो तब भी सेम आपको फ्लैप बनाना है, ठीक है। अगर माइक्रोफोन से काम हो जाएगा तो ठीक है, अगर बड़ा एरिया है तो आप बोस पीस लगाएंगे, फिर ये करेंगे आप, ठीक है। फ्लैप का कौन सी एरिया में रहेगा, फर्दस्ट एरिया में फ्लैप आएगा। समझ में आ गया ना? इससे पूरा कवर हो गया, ठीक है ना? फिनिश। ये करने
करने के बाद आपको सेकंड लाइन ऑफ ग्लव्स, सेकंड लाइन ऑफ ग्लव्स आपकी जो स्लीव्स है, सर बाहर चलिए सर, अभी नहीं होगा ये हमारा जी टाइम है, इसी टाइम का ही है। सर, क्लास आधा हो चुका है, अभी आप बाहर चलिए प्लीज। ये आपकी जो आप आती है 2:30 आ सकते हैं प्लीज। ये आस्तीक के ऊपर आना चाहिए इधर। ये जो स्लीव्स है, स्लीव्स के ऊपर तक आना चाहिए, ये याद रखना है। जो पहले वाला है नीचे की एरिया में और दूसरा है स्लीव्स के ऊपर होगा, ठीक है। ये इसके बाद आपको जो लास्ट है, ये आपको एक प्लास्टिक एप्रन जो है ये पहनना है। इसके साथ साथ डॉनिंग कंप्लीट है, पहनने का काम कंप्लीट हो गया। ये करने के बाद आपको ये चेक करना है कि आप मूव कर पाएंगे, काम कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पैर में ये इसमें वो है, जब दो पहनेंगे ना तो ये इश्यू नहीं है। और अभी जो साथ में जो आ रहा है इसमें ये दोनों एक साथ में आ रहा है, ताकि ये आपके ये स्टेप हट जाएगा और साथ में भी रोक पाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। फिर आपको मूव करके देखना है कि कहीं पे भी ये माइक्रोपोर नहीं गिर रहा है, आपके मास्क की जो सारे पोजीशन सही है, वहां पे मिरर लगा होगा, आपको हुड चेक करना है। अगर आपको हेल्प करने के लिए सुपरवाइजर या आपकी दोस्त अवेलेबल है, या आपका कोलीग अवेलेबल है, उनसे भी आपको एक बार चेक करना अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? अगर आपका काम एरोसोल जनरेटिंग है, सैंपल लेने जा रहे हो और नहीं तो नेबुलाइजेशन करने जा रहे हो, सक्शन करने जा रहे हो, ब्रोंकोस्कोपी करने जा रहे हो, तो ये डबल चेक कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है? डबल चेक जरूर कर दीजिएगा ताकि आप सेफ साइड में रहें। ऑलराइट, तो डॉनिंग हमारा कंप्लीट है। कोई कंसर्न, डाउट, सजेशन कुछ है तो आप बता सकते हैं। ड्यूटी पीरियड में कितने टाइम तक पहन के रखना पड़ेगा? पूरी ड्यूटी में पहन के रखना पड़ेगी? पूरा 4 घंटे अभी तो फिलहाल 4 घंटे का है, लेकिन कहानी सब बदल जाएगा जब ज्यादा मरीज आएगा। 8 घंटे 6 घंटे हो सकता है। नहीं पहन पाएगा। क्या है सर? ये T2 और T3 दोनों में पूरा हमें PPE पहनने का कि उन्हें पर ऐसा हर लोगों को पहनना चाहिए सर। और T2 का डिफरेंशिएशन है, ये डॉक्टर ओपी संजीव सर बता रहे हैं, मतलब जो डिफरेंसेस है एक्स्ट्रा जो प्रोफेशनल वो पहले बताया था कि क्लॉथ घर पे जाने पे हमें रीयूज नहीं करना है, बट इज देयर एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर टू वॉश? हम बता देंगे सर, पोस्ट केयर हम बता देंगे आने वाले टाइम में। सिस्टम से बता रहे हैं ना सर। अभी अंदर का आ गया, अंदर आ गया है, डॉन कर दिया, इतना हो गया है। अभी बात का हम बता देंगे, सिस्टम है ना, क्लियर है ना। इसके बाद आप एंट्री करेंगे, आगे जाएंगे, पेशेंट केयर एरिया होगा, वहां पे एंट्री करेंगे और अपना प्रोफेशनल जो काम है वो करेंगे। और स्पेशली हम लोगों का काम अलग अलग होता है, लेकिन उसमें एक दो चीज आपको जो कॉमन होता है वो मैं बता देता हूँ। एक मरीज से काम करके दूसरे मरीज में काम करने के टाइम में आपको दो चीज इसमें बदलना है। ये है आउटर प्लास्टिक एप्रन और ये जो आउटर ग्लव्स, ठीक है। प्लस अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि ये कंटामिनेटेड हो गया, ये दोनों चीज आप आस्क एंड व्हेन नीडेड, जब जरूरत है तब बदल सकता है। इसका प्रोविजन बेड साइड में ही होगा, ठीक है। कार्डियक टेबल लगा के उसमें रखा होगा, वो उठा के आपको दोबारा पहनना है और ये वही बेड साइड ही डिस्पोज ऑफ करना है। ये दो चीज, ये कैसे डिस्पोज ऑफ करना है ये अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया हमारा आदत कुछ और है, ठीक है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट आपको अगर बाहर जाने का है तो फिर मैं बाद में बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो आप सब लोग, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर दोबारा जैसे ब्रदर करेंगे आप लोग साथ में करेंगे, ठीक है। पहला यह है कि देख लीजिए, जैसे आप काम करेंगे ना तो ये जो पेशेंट वायरस चौके ही रहेगा, खांसते रहेंगे, चीखते रहेंगे तो प्रॉब्लम बनेगा और पेशेंट की बेड साइड की बगल में सारी वायरस होगा।
वायरस की पार्टिकल्स होगी। तो जैसे आप मरीज के साथ जाएंगे, आपकी पूरी जो एक्सटर्नल एरिया है यहाँ पे भी पूरा वायरस का पार्टिकल्स आके चिपक जाता है। तो आपको ये बचना है अपने आप को और बाकी लोगों को। इसका प्रिंसिपल ये है, ग्लव्स के अलावा हर चीज निकालने के टाइम में आपको अंदर की सरफेस से पकड़ के निकालना है। समझ में आ गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक एक चीज निकालने से पहले और बाद में आपको हैंड वॉश, हैंड हाइजीन करना है। हैंड वॉश नहीं, हैंड हाइजीन, हैंड रब यूज करना है। ठीक है, अगर आपको बोतल वाला सिस्टम मिल रहा है, हमने पेडल ऑपरेटिंग सिस्टम हर जगह में लगा दिया है वहां पे, लेकिन मुझे मालूम नहीं पेडल ऑपरेटिंग सिस्टम कितना फीसिबल है, पॉसिबल है हमारी ये पूरी जगह में लगाने का। अगर बोतल वाला मिल रहा है तो आपको 3 स्टेप करना होगा। एक, आप बोतल मतलब हैंड हाइजीन करेंगे, फिर जो जिस एरिया में आप टच कर रहे हैं, जहां पे वायरस आप डाल रहे हैं, वहां को आपको साफ करना होगा अपनी वही हाथ से। ठीक है, फिर दोबारा आपको हैंड हाइजीन करना है। समझ में आ रहा है? 3 स्टेप हो गया, हैंड रब, बोतल हाइजीन, हैंड रब। समझ में आ रहा है? ये दिस अप्लाई ओनली व्हेन वी हैव दिस। ठीक है, अगर पेडल ऑपरेटिंग है तो ये सिस्टम हट जाएगा। तो ठीक है, तो आप लोग पहले एक बार और करिए हैंड बोतल साफ करें। तो आपको एक हाथ से दूसरी हाथ की जो ग्लव्स है आपको हल्का सा ऊपर उठाना है, इतना नहीं, हल्का सा ऊपर उठाना है। फिर धीरे से स्लाइड ऑफ करना है, धीरे से खींचना है। फिर ये करके आपको वो हाथ की मुट्ठी में लेके आना है। ये हाथ अभी क्लीन है, इसमें वायरस नहीं है। ठीक है, फिर ये आपका इस ग्लव्स के अंदर की पोर्शन में लगाना है। समझ में आ रहा है? फिर आपको अंदर पकड़ के बाहर ऐसे खींचना है। क्लियर हो गया सबको? अभी डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं, सब लोग कर दीजिए। मान लीजिए अपने हाथ में ग्लव्स है, आप पकड़ के ऊपर उठा दिया। ठीक है, धीरे से स्लाइड ऑफ कर दीजिए, धीरे से स्लाइड ऑफ हो गया। दूसरे हाथ में ले लीजिए, मुट्ठी में आ गया। ठीक, फिर इस हाथ से अंदर 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 लगाना है। अंदर लगा के अंदर से सरफेस से बाहर, जहां पे वायरस नहीं है। ठीक है ना? आप कोई भी काम फटाक से नहीं करेंगे। आप वायरस को, जो आपकी बॉडी में जो ऊपर के वायरस है, उसको एयर में आने नहीं देंगे। इसलिए खाली देर से बहुत स्लोली एंड प्रॉम्प्टली आप ये काम करें। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हैंड रब, हैंड रब। ठीक है, कर दीजिए। आपको हाथ अंदर लगाना है। ठीक है, फिर ऐसे पैरेलली सीधा खींचना है। सीधा खींचने से यहां से टूट जाएगा। फिर आपको हल्का सा ऊपर उठाना है हाथ, फिर अंदर से ही पकड़ के इस डायरेक्शन में नीचे खींचना है। पहले ऐसा, ठीक है, फिर थोड़ा ऊपर उठा के ऐसा, तो यहां से भी डिटैच होना है। समझ में आ गया सबको? अभी ब्रदर दिखाएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आप फटाक से ना करें, धीरे धीरे से करें ताकि वायरस हवा में ना आए। ठीक है, फिर आपको ये डिस्पोज ऑफ करना है बहुत धीरे, जल्दी में नहीं है। इसके बाद अगर आपको दूसरा काम है, दूसरा पेशेंट के पास जाना है, आप दूसरा ग्लव्स पहनेंगे, दूसरा प्लास्टिक एप्रन पहनेंगे, आप काम करेंगे। अभी मान लीजिए आपका छुट्टी हो गया, घर जाने का टाइम आ गया है, नेक्स्ट आपकी जो कोवर्कर है वो आज, तब आपको डॉफिंग एरिया में जाना है। डॉफिंग का मतलब है ये निकालने को डॉफिंग कहते हैं। ठीक है, वो एरिया बनाया है, वहां पे जाना है। वहां जाने के बाद पहले आप क्या करेंगे? हैंड कर दीजिए। वहां माइक्रोफोन आपने एक्स्ट्रा लगा दिया है, आपके अकॉर्डिंगली वो निकालना है। आपको मालूम है कहाँ पे फ्लैप लगाया है, वो पकड़ लेंगे आप, वही डायरेक्शन में आप निकालेंगे। 1 2 3। आप ये जो मास्क के ऊपर लगाया है और जो ग्लव्स के ऊपर लगाया है, ये दोनों चीज आप नहीं निकालेंगे, बाकी सारे जितने भी है वो सारे आप निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको दोबारा क्या करना है? हैंड हाइजीन, बोतल हाइजीन, हैंड हाइजीन, ये कर दे। फिर आपको फुट निकालना है। जैसे मैंने बताया पूरे ऊपर वायरस है, क्या करेंगे? आप अंदर हाथ लगाएंगे। ठीक है, ऐसे करके पीछे से लेके आप
मोड़ के पीछे अंदर की सरफेस ही टच हो रहा है, ठीक है, बाहर की सरफेस आपको टच नहीं होना है। ये ऐसे क्यों नहीं डाल रहे हैं ना, ऐसे डालने से जो आउटर सरफेस है ये आपके बाल से टच होगा, ठीक है, तो इसे हम ऐसे करें। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हैंड हाइजीन, बोटलाइजिंग, हैंड हाइजीन, ये हो गया। फिर आपका नेक्स्ट आपका गूगल्स निकालना है। गूगल्स कैसे निकालेंगे, आप जो अपना हाथ है कान के पीछे से आप इसके अंदर लगा देंगे, ठीक है। इसमें एक छोटा सा इश्यू ये है कि आपकी जो गूगल्स की जो स्ट्रैप है ना और जो N95 की स्ट्रैप है ये डिफरेंशिएट करना होगा, ये एक चैलेंज है आपको। अच्छा, जो लोग हम लोग अपना चश्मा पहनते हैं वो क्या उसका हम बता देंगे, नॉर्मल वाला आपको ये पीछे से लगा के आपको ये अगर समझ में नहीं आ रहा है हल्का सा ऐसे कर दिया है ना तो यहाँ से आंख में दिखाई देगा, और दूसरे आप फील करने से ही पता चलेगा क्योंकि इसकी जो स्ट्रैप है मोटा है और N95 का पतला हो। अभी ये समझने के बाद आपको ऐसे धीरे से डिस्पोज करना है, ऐसे लेके ऐसे। अभी जिसका चश्मा है, चश्मा बना इसके साथ हल्का सा डिफरेंट है, बस आपको क्या करना है ना, ये आपको हाथ ऐसे लेने के बाद इस डायरेक्शन में, मतलब आंखों की जो दोनों डायरेक्शन में आपको ऐसे खींचना है, तो आपको ये जो चश्मे के जो पैर है इससे डिटैच होगा। फिर आपको हल्का सा मोड़ के आप ऐसे निकाल सकते हैं। यही एक ही टेक्निक हमने देखा है। और दूसरी चीज हम तब भी एक बार फिर से दिखा रहे? ये है ना सिस्टर जी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मतलब दोनों कोने से आपको ऐसे कर दिया था, ये डिटैच होगा। और प्लस तब भी रिस्क है, इतना करने के बाद भी रिस्क है, इसलिए हम आपको बता देंगे जो ऑक्सीजन मास्क की जो पीछे का स्ट्रैप देखा है, नॉर्मल ऑक्सीजन मास्क, वो स्ट्रैप उड़ा दीजिएगा और अपनी चश्मा बांध के रखिए। अगर ये करने के बाद भी अगर गिर जाता है तो ये रहेंगे, फिर अल्कोहल स्वाद लेके अल्कोहल से वो इम्प्रेगनेट करके वो कर दीजिए ताकि वो सेफ रहे। समझ में आ गया ना? अभी आप लोगों का कोई सजेशन है तो हम बता सकते हैं, क्योंकि इतना पिन पॉइंट कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। ये निकाल दिया। फिर नेक्स्ट आपको गाउन निकालना है। गाउन निकालने को आपको पहले आपको हैंड रब करना है, फिर आप गाउन निकालेंगे। गाउन कैसे निकालेंगे? आपको अंदर से लगाना है हाथ, ठीक है, फिर आपको खींचना है। ये अभी लॉक, अगर लॉक हो जाता है तो आप फाड़ सकते हैं, अगर बाई चांस में नहीं हो रहा है तो आप ये कर सकते हैं, फाड़ना नहीं, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक ही मिनट। अगर बाई चांस में तब भी नहीं खोल रहा है, इसकी इतनी प्रिकॉशन हमने ले लिया, ये लॉक ना होना है, तब भी अगर लॉक हो जाता है तो आपको और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको हैंड हाइजीन करना होगा, बस लॉक आपको खोलना है, ठीक है। ये करने के बाद आप वायरस को टच किया है, दोबारा आपको हैंड हाइजीन, बोटलाइजिंग, हैंड हाइजीन, ये 3 स्टेप करना होगा, ठीक है। फिर आप अंदर से खींच लीजिए तो आप ये नीचे तक आ जाएगा। फिर आपको ये मोड़ के आपको नी तक लेके आना, नी लेवल तक। सब कुछ अंदर से करना है, सारे बाहर तो कुछ नहीं है। बाहर वायरस है ना, कुछ नहीं ना, हाथ कर दिया। नहीं, अगर कहीं से भी लग गया तुरंत ये स्टेप की ये नी तक लेके आ गया ना, इसके बाद आपको कुर्सी में बैठना है, बैठ के आपको आराम से निकाल सकते। इसके बाद आपको फिर वही स्टेप, आपको दोबारा हैंड रब, बोटलाइजिंग, हैंड। इसके बाद आपको शू कवर निकालना है। शू कवर बहुत ही हाईली इन्फेक्टेड है, क्योंकि है ना, जैसे मैंने बताया ड्रॉपलेट फिर डालते ही रहते हैं और ड्रॉपलेट जाके 6 फीट के अंदर नीचे जम जाता है, तो जो सरफेस होगा वो बहुत हाईली कंटामिनेटेड होगा और आपकी जो शू कवर है
उसके नीचे के सरफेस में पूरा की पूरा वायरस होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अंदर से ऐसे हाथ डालना है, अंदर की सरफेस बिल्कुल पकड़ना है, फिर आपको डिस्पोज करना है। ठीक है, अगर दो शू कवर है तभी वही स्टेप, आपको पहले बाहर वाला निकालना होगा, एंगेजिंग बोटलाइजिंग करना होगा, दोबारा आप अंदर डाल देंगे, फिर आप नीचे तक लेके आएंगे, फिर आप बैठ के अंदर से बाहर तो डिस्पोजल गाउन जो मिलेगा उसके हिसाब से। लेकिन स्लीपर्स आपको डिस्पोजल नहीं करना है, ठीक है, वो वॉश करके डिसइंफेक्ट करके दोबारा आता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप, हैंड कर दीजिए वन टाइम, आपका मास्क निकालना। ठीक है, हैंड बोटलाइजिंग हैंड हाइजीन हो गया, मास्क निकालना है। मास्क से पहले आपको मालूम है फ्लैप कहाँ पे लगाया है, फ्लैप से वो निकालेंगे। ठीक है, वो हो गया। फिर आपका N95 मास्क है या जो भी मास्क हो, आपको पहला कौन सी स्ट्रैप निकालना है, नीचे वाला। पहनने के टाइम में कौन सी पहना था, ऊपर वाला। ये याद रखना, ये पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। अगर नॉर्मल वाला है आप पीछे से हाथ लगा के तोड़ सकते हैं, नीचे वाला तोड़ लो और ऊपर वाला तोड़ के ऐसे आप डिस्पोज कर सकते हैं। अगर आप N95 पहना है, नीचे स्ट्रैप आप पहले ऐसे डाल देंगे, फिर ऊपर स्ट्रैप ऐसे पकड़ के डिस्पोज ऑफ करेंगे। ठीक है, अभी ब्रदर ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेगा क्योंकि मास्क एक ही है ब्रदर के पास। ठीक है, सेम फ्लैप लगाना एक्चुअली है ना, इसमें ये है, ये हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड है जो हमने यूज करके हमें जो रिव्यू मिला है उससे बताया। N95 में धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे टाइम बढ़ जाता है, धीरे धीरे एयर एस्केप करना चालू करते हैं, फिर उसकी वजह से फॉग बनता है, इसकी वजह से ये करना ही है। ठीक है, फिर ये मास्क निकाल दिया, फिर आप क्या करेंगे, ये कर दीजिए। अभी लास्ट में आपको ग्लव्स निकालना है। ग्लव्स का पहले आप फ्लैप निकाल देंगे दोनों हाथ का, फिर आपको ग्लव्स कैसे निकालेंगे दिखा दीजिए सब लोग। और अभी आपको हैंड हाइजीन करना है, लेकिन जिस बोतल से अभी आपने किया वो जितना भी आप कॉन्शियसली करें, इसके अंदर वायरस है। ठीक है, तो अभी इसको आपको टच नहीं करना। ठीक है, जो आपकी डॉकिंग एरिया की जो बगल में जो बकेट्स रखे होंगे, जो बैलेंस, उससे दूर वाला जो हैंडरब है उससे यूज करके आपको दोबारा हैंड हाइजीन करना है। ठीक है, हम एक बार लास्ट बार हम हैंड हाइजीन करेंगे। दीदी प्लीज, अभी आपको नहाने का एरिया वहां पे बनाया है, अंदर जाना है, अपना जो कपड़ा है जो डिस्पोजेबल मिला है वो आपको निकालना है, डिस्पोज करना है, आपको वहाँ पे नहाना है, और नहाने के बाद आपको जो कपड़ा आपने रैप करके वहाँ पे दिया था वहाँ तक ऑलरेडी पहुँच गया होगा, वो आपको पहनना है। फिर आपको जो ऑर्डिनरी 3 लेयर मास्क है ये पहनना है, फिर आपको एक्सिट करना है। स्टाफ एक्सिट अलग अलग है, इस एरिया में हम कैसे बना रहे हैं, सीधी से स्टाफ एक्सिट हम बना रहे हैं ताकि वहाँ पे पेशेंट्स यूज नहीं करें, आप ही लोग रहेंगे। जो लिफ्ट सेंट्रलाइज है उसमें आएगा तो कोई इन्फेक्ट होने का चांस ज़्यादा है, तो हम सीढ़ी से यूज़ करने का कोशिश करेंगे। ये देखना होगा इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई करें। अभी आपने इतना कर दिया, एक्सिट भी हो गया, आपके लिए एम्बुलेंस नीचे वेट कर, इतनी करने के बाद भी आपके ऊपर वायरस आया, इतना करने के बाद भी, ठीक है, तब आपको क्या करना है, जब तक आप क्वारंटाइन या अपने घर में पहुंचे नहीं है तब तक आपका हाथ आपकी फेस में कहीं पे भी आना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कोई लापरवाही नहीं करना। घर पहुंचने के बाद आपको दोबारा हैंड हाइजीन करना है, जो नॉर्मल साबुन है उससे दोबारा हैंड हाइजीन करना है, वही 45 सेकंड के टाइम तक। और जो कपड़ा आपने जो 15-20 मिनट के लिए पहन के आया, ये आपको 30 मिनट तक गर्म पानी में रख के फिर दोबारा वॉश। समझ में आ रहा है? फिर आपको नेक्स्ट दोबारा एक और बार नहाना, ठीक है। और इसमें लेडीज के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा, आपको इंक्लूडिंग हेड वॉश भी करना होगा, क्योंकि वायरस सबसे ज्यादा वहां जाके जम जाता है, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप गर्म पानी लेके
5 टाइम्स नमक मिला के गार्गल कर दीजिएगा। इसका कोई RCT नहीं हुआ है, रिसर्च नहीं है, लेकिन सार्स में कुछ लोगों ने ये इम्प्लीमेंट करके उनको इन्फेक्शन, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन जो हम लोगों को मिलता है, इसको कंट्रोल किया है। उनको नहीं हुआ है, जो ये हुआ है। तो अभी देख ले, रिसर्च आने में तो टाइम लगेगा। RCT तो शायद आप लोगों को करना होगा सर, तब रिजल्ट आएंगे, फिर उसके बाद हम देखते रहेंगे। ठीक है सर वन क्वेश्चन। जी जी सर। वैसे थोड़ा समझने वाली बात है, बट ये कि कपड़े तो खुद ही धोने होंगे ना जाके घर पे। हाँ सर। मतलब फैमिली मेंबर्स को एक्सपोज नहीं करा सकते हैं। नहीं, कोई साथ में रहेगा नहीं है ना। क्वारंटाइन में तो बाहर अच्छा, हम आपको लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। जो रेसिडेंट इन्फेक्ट हो गया था KGMC में, जी जो सैंपल लिया था वो इन्फेक्ट हो गया, उनका ये था कि वो क्वारंटाइन नहीं था, वो घर जा रहा था। और क्या हुआ कि उनका पापा को भी आ गया, और पापा तो ऑलरेडी तो आपको मालूम है 60 से ऊपर ही होगा, तो वो अभी उनसे परेशानी ज्यादा वो रेसिडेंट को नहीं है, पापा को। तो इसलिए हम रेसिडेंट मतलब क्वारंटाइन में, उसके बाद ज्यादा सोच उसमें कंसंट्रेशन में आ गया है। हमारी वजह से हमारे घर वालों को या सोसाइटी को किसी को आना नहीं चाहिए, इसलिए क्वारंटाइन में इतना फोकस हो रहा है। अभी तो बोल रहा है कि 5 स्टार होटल भी देने वाला है, लेकिन मिलने के बाद पता है। हाँ जी AC अभी ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तो आने वाले दिन में तो गर्मी बढ़ेगा, तो AC भी चाहिए होगा, और AC जाने चाहिए तो वायरस भी बदल के पहने थे, पसीना पसीना हो गया था। ये अभी सोचने की विषय है, लेकिन अभी जितना इंफॉर्मेशन है उसमें AC चलेगा। 36 से 27 डिग्री पर रहेगी अभी का जो वो है, लेकिन अगर बाद में हम लोगों को इन्फेक्शन होता है या क्रॉस, मतलब एक मरीज को जिनको पॉजिटिव है, उनसे जो दूसरी जो पॉजिटिव नहीं है उनको मिल रहा है, तो फिर हमें सोचना होगा। मैं सबसे ज्यादा जहाँ फिकर पड़े वही तो सबसे ज्यादा पड़ेगी। नहीं, ये सब चीज है ना, अभी है ना, इसका इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, हम धीरे धीरे वो सब सेट कर रहे हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आपका? एनीवन कुछ पूछना चाहते हो, समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं। जो लोग काम करेंगे सर, वो क्वारंटाइन में रहेंगे तो कितने दिन तक रहेंगे? मतलब सर, घर अभी का अभी का पॉलिसी ये है कि पहले 6 डेज का वर्क है, फिर उसके बाद 14 डेज का क्वारंटाइन है, और उसके बाद स्वैब लिया जाएगा, और उसमें अगर नेगेटिव आ जाए, 2 स्वैब का ही गाइडलाइन है। जैसे अभी यहाँ पे कितने हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे तो करीब देश है, कितनी बहुत कम है। हकीकत तो हमें एक्सेप्ट करना ही होगा, बाकी हम बोल सकते हैं हम मिलती नहीं, ये सब ठीक है। फिर किट भी कम है, तो है ना, किट में बहुत पैसा लगता है, अगर ज्यादा एपिडेमिक हो जाता है, एपिडेमिक बन जाता है, तो फिर हम कैसे सबको टेस्ट करें, ये सब सोचने की कोशिश। सर वन मोर क्वेश्चन। जी सर। कि सर जैसे ये तो आपने बताया कि ट्राई है,